चोसंग एयरपोर्ट पर नजर आई शिल्पा शेट्टी पपराजी के कैमरे में कैद। नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं आप? पहले तो क्षमा चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर नहीं रह सका, इसके लिए आपके और आपके दर्शकों से क्षमा भी चाहूंगा, लेकिन आपने फिर भी अवसर दिया जुड़ने का, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। जी, आपको भी हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं। आपसे कई सवाल अगर होते तो पब्लिक भी आपको सुनती रूबरू, लेकिन इस समय स्टूडियोज में मतलब आप हमारे सेट पे तो यहाँ पर नहीं है हमारे कार्यक्रम में, लेकिन यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं आपको सुनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं इसके अंदर, कुछ आम पब्लिक भी है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मौजूद है। और टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से न्यूज 18 के इस महामंच को करोड़ों लोग इस समय सुन रहे हैं। तो अनुराग जी, पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया है, आपके कंधों पर यूपी जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी है, आप सहप्रभारी हैं यहां पर। क्या आपको लगता है कि 2017 में तो बीजेपी चढ़ाई कर रही थी, बीजेपी डिफेंसिव नहीं थी क्योंकि आप क्रिकेट भी खेलते हैं, बीजेपी क्योंकि सत्ता में नहीं थी इसलिए सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन इस बार आप सत्ता में हैं, आपको डिफेंड करना है? नहीं, मुझे लगता है काम अच्छा किया हो तो डिफेंस नहीं, ऑफेंसिव रहना चाहिए। आपने, मैं अगर 5 साल पहले लेकर जाऊं तो हमने कहा था हम गुंडा राज भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, गुंडा राज माफिया राज के खिलाफ प्रहार करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद मैं आपके मंच पर खड़ा होकर कह सकता हूं, जो जनता से हमने वायदा किया था गुंडा राज माफिया राज के खिलाफ प्रहार करने का, वो किया भी। जिन लोगों की तूती बोलती थी, अखिलेश जी के राज में जो लोग संरक्षण को एक तरह संरक्षण देते थे पूरे गुंडा राज और माफिया राज को, हम कह सकते हैं योगी जी की सरकार में उस माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, माफिया को माफ नहीं किया गया और गुंडा राज से मुक्ति दिलाने का काम भी योगी जी ने वहां पर किया है। यह वायदा था हमारा उत्तर प्रदेश की जनता से, क्योंकि जिस राज्य में भय का वातावरण होगा, जहां पर बेटी सड़क पर नहीं जा सकती है, दुकानदार दुकान को शाम तक नहीं खोल सकता है, व्यापारी खुलकर उद्योग नहीं कर सकता, नया व्यक्ति निवेश लाने नहीं आ सकता, ऐसे उत्तर प्रदेश में जहां बिजली ही मुश्किल से आती थी पूर्व की सपा की सरकार में, उसके खिलाफ जनता ने वोट किया था। आज मैं कह सकता हूं, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली दी, उन तारों पर करंट आया है जब सपा की सरकार के समय लोग कपड़े सुखाने के लिए बिजली की तारों का इस्तेमाल करते थे, आज योगी सरकार में बिजली पहुंच रही है। लेकिन अखिलेश गांव जी गांव तक पक्के मकान, सड़कें, ये बनाने का हमने काम किया। जी, लेकिन अनुराग जी, अखिलेश जी तो बहुत सारी मैं की यहां भी पर बात कर उपलब्धियां रहे गिना हैं। सकता हूं, लेकिन बड़ी बात यह है कि गुंडा राज और माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन अखिलेश जी तो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि मैं तो बात कर रहा हूं विकास की, और बीजेपी टोपी की बात करती है, बीजेपी रेड अलर्ट की बात करती है, बीजेपी जिन्ना की बात करती है, मैं तो विकास की बात करता हूं। बीजेपी माफियाओं की बात करती है, मैं तो विकास की बात करता हूं। और आप कहते हैं कि हम दंगल करवाते हैं, और वो क्योंकि वो दंगा माफिया करवाते को हैं। संरक्षण देते थे। मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहता हूं आपके चैनल पर, जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में उन लोगों के मुकदमे वापस लिए गए जिन्होंने संकट मोचन पर बम धमाके करके निर्दोष लोगों की हत्या की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में बम धमाके करके आतंकी हमले करके लोगों की जान ली, उनके मुकदमे वापस करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। ये भाजपा ने उस समय विरोध किया विपक्ष में रहकर, हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उन लोगों को वापस जाकर फांसी की सजा हुई। इस पे अखिलेश यादव जी को क्या कहना है? इनके लाल टोपी तो उस खून के रंग से जी अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि वो जो लाल रंग है क्या वो कहना खून चाहते के। हैं आप अमित जी? मैं जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी? मैं कह रहा हूं कि वो देखिए कितने लोगों की वहां पे हत्या हुई, कितनों के सुहाग उजड़े, जी, कितनों के साथ क्या क्या हुआ, कोई बहन की इज्जत लुटी, कोई दंगे हुए। कोई चौथा दिन ऐसा नहीं जाता था अखिलेश सरकार में जब दंगे नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद दंगों का नामो निशान नहीं रहा, खेलों को बढ़ावा मिला, युवाओं को आगे आगे बढ़ने का अवसर मिला, रोजगार भी बिन भेदभाव मिला। पूर्व की सरकार में देखा जाता था कहां से आते हो तब नौकरी मिलती थी, हमारी सरकार में बिना भेदभाव रोजगार मिला है, इसलिए यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोग चाहते हैं।
लेकिन आपने एक बयान दिया था, उस और बयान को यहां मैं तक कि जी अनुराग जी, आपने एक बयान दिया था दंगा और दंगल वाला। मैं उस बयान को मैंने कोट भी करा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं आपका मतलब क्या था। आप कहते हैं ये हम दंगल करवाते हैं, ये दंगा करवाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जिस चुनाव के अंदर विकास की बात होनी चाहिए, जिस चुनाव में यह होनी चाहिए बात कि डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया, उस चुनाव में दंगा की बात हो रही है, उस चुनाव में जिन्ना की बात हो रही है। असद ओवैसी के आते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को अपना हक चाहिए। कहां जा रहा है ये चुनाव? आपकी तरफ से कहा जाता है कि अब मथुरा की बारी है, करो तैयारी। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, विकास के मुकाबले तो ये कहीं पर खड़े ही नहीं होते। विकास की कई गुना हुई रफ्तार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। क्यों? इनके समय 15 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 60 मेडिकल कॉलेज कर दिए। इनके समय केवल 2 एयरपोर्ट थे, हमने 5 नए एयरपोर्ट खोल दिए। इनके समय लोगों को पक्के मकान नहीं मिलते थे, हमने 46 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 2.5 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए, गरीबों को डबल और मुफ्त में राशन दिया। ये मोदी और योगी सरकार ने दिया है। इनके समय जितनी सड़कें थी उससे 4 गुना ज्यादा सड़कें बना दी। इनके समय 1 एक्सप्रेस हाईवे बना, हमने मात्र 3.5 साल में 4 बना दिए। 3.5 साल इसलिए क्योंकि 1.5 साल कोरोना के समय चला गया। हमने बगैर समय गवाए अपनी ओर से वो किया है जो शायद ये अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। इनके समय किसानों को पैसे नहीं मिलते थे, हमने धान की कीमत, गेहूं की कीमत 47% ज्यादा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की और दोगुनी खरीद भी की। किसानों के कर्जे माफ किए, 86 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि से 2.5 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर उनके खाते में पैसा जाता है। यह मोदी सरकार में हुआ, योगी सरकार में हुआ। यही नहीं, अन्नदाता के लिए बिजली के बिल हमने आधे कर दिए। अखिलेश जी कहते हैं बिजली के बिल माफ करेंगे, मैं कहता हूं इनके समय तो बिजली नहीं मिलती थी, इन्होंने तो माफ तभी किए हुए थे। बिजली देते तब तो माफ करते। अरे बिजली अखिलेश जी के समय होती तो क्या बात थी, ये योगी जी की सरकार के समय आके गांव गांव तक बिजली की तारें पहुंची, बिजली के कनेक्शन पहुंचे और अब बिजली के दाम भी आधे करने का काम किसानों के लिए हमने किया है। वहीं 24 घंटे बिजली शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 22 घंटे मिल रही है। आपने एक और बयान दिया, आपने बोला ये समाजवादी पार्टी को इत्र का मित्र आप बता रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि कन्नौज की सुगंध राजधानी तक आ रही है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दिल्ली वाले लोग, उन्होंने जो एग्जैक्टली बोला कि लखनऊ से लेकर दिल्ली वाले लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आज हमारे मंच पे भी थे और साक्षात्कार भी हुआ। उन्होंने बोला गलती से छापा डाल दिया अपने ही आदमी पर भारतीय जनता पार्टी वालों ने। अगर किसी ने अपने आदमी पर छापा डाला, एजेंसी कोई देख के नहीं डालती। और यह भी है, छापा किस पे पड़ा, दर्द किसको हुआ, इत्र का मित्र, उसकी फोटो भी सोशल मीडिया में चल रही है। अखिलेश जी छिपाए नहीं छिप पाओगे, परफ्यूम लाने वाले भी आप थे, दिखाने वाले भी आप थे। 2017 से पहले का पैसा इकट्ठा किया, किसका वहां पर मिला, इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। ये इत्र और लाल रंग आपका साथ नहीं छोड़ पाएगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि किनके खून दंगों के समय हुए वो आज भी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल पाए हैं। ये इत्र की महक नहीं, बदबू है जो आपके काले धन की नजर आती है। ये अगर आप गरीब की थोड़ी सी भी चिंता करते तो अपने समय गुंडाराज, माफिया राज पर अखिलेश यादव ने कार्रवाई की होती। इन्होंने नहीं की, उनको संरक्षण दिया, गरीब की रोटी छीन ली गई, बहनों का सुहाग छीन लिया गया, उनको मौत के घाट उतारने का काम दंगों में किया गया और संरक्षण देने का काम उस समय की सपा सरकार ने किया। आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने का काम किया और मुकदमे लड़ने के लिए राम मंदिर के खिलाफ उस शख्स को खड़ा किया जिसको सरकार भी 2.5 लाख रुपया तनख्वाह देती थी। इसका जवाब अखिलेश जी के पास कोई नहीं। इसलिए मैं साफ तौर पर कहता हूं, इत्र का मित्र ये अखिलेश जी कौन है, आपको जवाब सामने पता है। उनके समय दंगे होते थे, हमारे समय दंगल। हम खेलों को बढ़ावा देते हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाई, खेल मैदान हमने बनाए, खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया और करोड़ों रुपए के अवार्ड्स भी दिए, इनाम भी दिया। ये हमने करके दिखाया। अमीश जी, हमारे पास उपलब्धियां हैं जनता के पास बीच में जाने के लिए।
इनके पास कुछ नहीं है। एक उपलब्धि जिसकी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, अमित शाह भी करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा भी करते हैं, आप भी करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी इसका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हमने बाहुबलियों को ठिकाने लगा दिया है, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अब वो सब जेल में है। चाहे वो भूमाफिया आजम खान हो, जैसा बीजेपी कहती है, उनको भी हमने जेल में डाल रखा है। लेकिन धनंजय सिंह का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, क्या आपको लगता है चुनावी मौसम में आपकी मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है? और अखिलेश भी इस पे खुल के बोल रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने आतंकवादियों का, गुंडों का, माफिया राज का ना धर्म देखा ना जाति देखी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। वो किसी जाति धर्म किसी पृष्ठभूमि के हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में हुई है। और ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, जो कल तक गरीब आदमी को बुलडोज करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, उनके दुकान और मकान छीन लेते थे, उनके मकानों पर भी बुलडोजर चलाने का काम किया तो योगी सरकार ने किया है। जो अतीक अहमद और अंसारी का आतंक था, वो आज सलाखों के पीछे है। ये कोई और सरकार नहीं कर पाई। ये अखिलेश यादव संरक्षण देते थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम योगी सरकार ने किया है। और हम सीना ठोक कर कहते हैं, इन दंगइयों को, इन दबंगों को, इन माफियों को हमने कड़ी कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई 10 मार्च के बाद जब फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। क्योंकि इस गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति दिलाने के बाद ही उत्तर प्रदेश की छवि में सुधार हुआ, उत्तर प्रदेश में निवेश होना शुरू हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर देश में पहुंचा। इकोनॉमी के रूप में 9वें स्थान से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंचा। और अब हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। जी, अगला मेरा जो सवाल है वो, क्योंकि 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हुई और उसके बाद अखिलेश जी ने एक साक्षात्कार दिया। उन्होंने बोला कि छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को, ये जो डिजिटल माध्यम है, इसको लेकर उन्होंने एक टिप्पणी करी। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि बड़ी पार्टियों को तो इसका लाभ होगा, लेकिन छोटी पार्टियों को इसका नुकसान होता है। बताइए आपका क्या कथन है, क्योंकि आप I&B मिनिस्टर भी हैं और बीजेपी का भी प्रचार और प्रसार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इलेक्शन कमीशन की डिजिटल माध्यम से जो रैली की बात है, इस पर आपका क्या कहना है? जब इत्र वाले पर इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पकड़ा किया, तब भी उन्होंने इत्र वाले का पक्ष लिया, गरीब का पक्ष नहीं लिया। अब इलेक्शन कमीशन ने अगर गरीब की जान बचाने के लिए कहा कि अभी इलेक्शन रैलीज को डिजिटल करना चाहिए, तो उसमें भी ये लोग कहते हैं कि बहाना ढूंढते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये तो विदेश से पढ़कर आए थे अखिलेश जी। अब टेक्नोलॉजी की आप पहले तो बड़ा राग अलापते थे, आज क्या हुआ आपको? ये ईवीएम का भी विरोध करते थे। ये चुनाव हारने के बाद ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। अब अगला चुनाव हारने से पहले ये डिजिटल चुनाव कैंपेन का पहले ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने हार पहले माननी शुरू कर दी है। मैं इतना ही कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करोड़ों शौचालय बनाकर दिए, 46 लाख पक्के मकान बनाकर दिए, हर गांव हर घर को बिजली भी लाकर दी है। हमने लगातार जनता के बीच में जाने का काम किया, मुफ्त में राशन देने का काम भी किया है। गांव को सड़कों से जोड़ा, जो एक्सप्रेसवे चलाए उनको भी गांव की सड़कों के साथ जोड़ने का हमने काम किया। लोग एम्स में दिल्ली आया करते थे, हमने रायबरेली और गोरखपुर में 2-2 एम्स बनाकर दिए। तो हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुविधा हमने देने का काम किया। बिजली भी पहुंचाई, रोटी भी दी, रोजगार भी बिन भेदभाव दिए हैं, किसी की जाति धर्म पूछे बिना। यह अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, पर वो कहते हैं कि हम तो लैपटॉप बांटने वाले हैं, हम डिजिटल के विरोधी कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो आज हमारे मंच पे बोला कि चाहे केशव मौर्य हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इनको लैपटॉप ही नहीं चलाना आता। देखिए, जिनको चलाना आता है उनको देने का अगर काम करना है, अगर अखिलेश जी को चलाना आता है तो डिजिटल कैंपेन से क्यों भागते हैं जी? तो क्यों दर्द होता है, क्यों डर है, क्यों खौफ है, क्यों हार का डर सता रहा है? ये हार का डर डिजिटल कैंपेन से नहीं सता रहा, ये हार का डर उस लाल रंग का सता रहा है जो कई लोगों के खून के साथ जुड़ा हुआ है, जो गरीब की रोटी छीनने का, उसकी जमीन छीनने का, उसको किसी बहन के सुहाग को छीनने का काम था और गुंडा राज, माफिया राज को संरक्षण देने का काम था। ये डर आज भी उनके जहन में है और जो भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ा जाता है
उस पे भी ये कोई आज तक अपनी साफ टिप्पणी नहीं कर पाते हैं। कोई और राजनीतिक दल नहीं कहता, लेकिन अखिलेश यादव जी को दर्द होता है जब किसी इत्र व्यापारी के यहां पर 200 करोड़ पकड़ा जाता है। तो जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, वो मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और बीजेपी भी उस पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रही है। हालांकि एक एएनआई न्यूज एजेंसी को जो चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने प्रियंका गांधी को भी ब्यौरा दिया है, उनको भी बताया है। बीजेपी कह रही है कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है चरणजीत सिंह चन्नी ने, ऐसा क्यों? दुख इस बात का है जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई और उस राज्य में हुई जिस राज्य ने बहुत लंबे समय तक आतंकवाद का दौर देखा। पंजाब शांतिपूर्ण हो, पंजाब का विकास हो, पंजाब के लिए 43,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देने प्रधानमंत्री जी जा रहे थे। शहीदों के लिए जो उनके मन में सम्मान है उसको लेकर खराब मौसम के बावजूद भी वहां पर बॉर्डर पर जा रहे थे। इसके बावजूद जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई, वहां पर राज्य की सरकार का माफी मांगना तो दूर, जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की हाईकमान की चुप्पी एक बहुत बड़ा संकेत दे रही। पर चरण सिंह चन्नी ने बोला कि जब उनसे सवाल पूछा गया और इसका कहीं ना कहीं देश की जनता भी जवाब मांगती है उनसे सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में उनसे सवाल पूछा गया कि सोनिया जी को आपने बताया, तो उन्होंने बोला मैंने प्रियंका जी को बताया इस पूरी घटना के बारे में। अब बीजेपी कह रही है कि प्रियंका गांधी को किस तर्ज पर वो बता सकते हैं, उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ले रखी है। आपने मेरी बात अमीश जी पूरी नहीं होनी थी, मैं वही कह रहा था जी कि कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है? प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई उनके शासित राज्य में हुई, कांग्रेस हाईकमान की चुप्पी, सोनिया गांधी राहुल गांधी जी की चुप्पी क्यों? जिस पार्टी के पास आज तक अपना अध्यक्ष नहीं, जो अपना अध्यक्ष 2 साल से न चुन पाए, 19 की हार के बाद, बाकी हार के बाद जो आज तक उस हार से बाहर ना निकल पाए, उस पार्टी कि प्रदेश की सरकार में यह कांड हो जाता है और वो चुप रहते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री जवाबदेह किसके प्रति है? प्रियंका जी किस पद पर है? जी, ये प्रश्न खड़ा होता है। और सोनिया जी राहुल जी इस पर चुप क्यों है? प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई। लेकिन कांग्रेस का आरोप है, जो मैंने सवाल पहले भी इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्या साजिश थी? क्या कोई इस पर प्रकाश डालेगा? जी, आप पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस आरोप का आप कैसे जवाब देते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला कि आपके पल्ले कुछ नहीं है पंजाब के अंदर, आप इसका फायदा यूपी उत्तराखंड में लेना चाहते हैं, गोवा में लेना चाहते हैं, एक सिंपैथी वेव क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने कमान पकड़ रखी एक एक करके कांग्रेस वालों को बाहर निकालने की। जी, सिद्धू जी कितने अगर कांग्रेसी ये उनके प्रदेश वालों को पता है। जी, और इसलिए उस पर तो मैं जाने नहीं चाहूंगा। मेरा सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से है कि उनका मोदी जी की सुरक्षा में चूक होने पर क्या कहना है? क्या वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या उनकी राज्य की सरकार से जो चूक हुई उस पे क्या है? और कानून अपना काम करेगा। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। हम इसको राजनीतिक टूल नहीं दे रहे, लेकिन देश की जनता ये जानने के लिए बार बार कहती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मेरा अगला सवाल आपसे ओवैसी के बारे में है। ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को अपना हक मिलना चाहिए और इस बार नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? क्या आपको लगता है कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ से ओवैसी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं साफ कहता हूं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र, इसी नारे के साथ काम करते हैं। 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, तो आप आंकड़ा निकाल के देखिए, मुस्लिम बहनों को बड़ी तादाद में मिला, सबको मिला। पक्के मकान मिले, मुस्लिम बहनों को भी मिले। शौचालय मिले, मुस्लिम बहनों को भी मिले। बाकी हुआ सभी, हमने कोई जाति धर्म नहीं देखा जी, हमने तो सभी के लिए दिया जो इसके पात्र थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 साल में केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं।
हम तो गरीब को उसका हक दिलाने का काम किया। हमने मुफ्त राशन 20 महीने दिया 80 करोड़ लोगों को। कभी एक से नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति और धर्म क्या है। 3 करोड़ पक्के मकान दिए, किसी को नहीं पूछा जाति धर्म क्या है। हर गांव में बिजली पहुंचाई, हर घर को बिजली दी, किसी को नहीं पूछा जाति धर्म क्या है। हर किसी को शौचालय और पक्का मकान जिनको दिया, और अब नल और नल से जल देने जा रहे हैं, किसी को नहीं पूछा जाति और धर्म क्या है। हमने तो केवल हिंदुस्तान के निवासियों को उनके अधिकार देने का काम किया है और आगे भी करेंगे। उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने किया। यह दमदार टीम थी, सोच अनुराग जी, ईमानदार, काम दमदार, इसके साथ इन्होंने काम किया है। अनुराग जी देखिए, बिल्कुल आखिरी सेकंड है मेरे पास आपसे सवाल पूछने का, तो मैं अंत में आपसे यही सवाल पूछूंगा। देखिए बड़ी बड़ी बातें हो रही है, योगी जी कहते हैं कि 300 के पार आप आ रहे हैं, केशव मौर्य भी कहते हैं कि 300 के पार आ रहे हैं, आप सह प्रभारी हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार दिक्कत बड़ी होगी? क्योंकि 2017 में तो आपकी लड़ाई जो थी वो सरकार में आने की थी, इस बार सरकार बचाने की है। आपका नंबर क्या है? हम 2014 में भी सत्ता में आए तो कोई नहीं कहता था पूर्ण बहुमत लेंगे। 272 सीटें देश की जनता ने मोदी जी को दिलाई जी। 5 साल अच्छा काम करने के बाद 2019 में चुनाव लड़ने गए, तब भी मीडिया के लोग बड़े बड़े क्यास लगाते थे ये तो 200 नहीं पहुंचे कि देश की जनता ने 303 सीटें जिताई। 2017 में उत्तर प्रदेश में हम जब चुनाव लड़ने आए तब भी, और 2019 का चुनाव भी देखिए, लोगों ने महागठबंधन कर लिया, इकट्ठे मिलकर सब आए। ये बहन बबुआ और बुआ ये तीनों भी इकट्ठे हो गए, तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि बजरंग बली जी का आशीर्वाद योगी जी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ये लोग जो मैं नंबर का उन लोगों को संरक्षण देने का काम करते थे, जो धार्मिक स्थानों से लेकर बाकी धार्मिक आस्थाओं को प्रहार करते थे, उनको संरक्षण देते थे। हमने दूसरी ओर जीर्णोद्धार करने का काम किया, नवनिर्माण करने का काम किया, विरासत भी बचाई, आगे भी बढ़ाई और विकास को भी कई गुना ज्यादा रफ्तार देने का काम योगी सरकार ने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आप हमारे इस मंच पर आए, आपने अपनी बात को रखा। अगर आप लखनऊ आते तो हमें और अच्छा लगता, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीश जी, इस शानदार सत्र के लिए, तमाम सवालों को उठाने के लिए जो यहां मौजूद लोगों के मन में चल रहा है, उत्तर प्रदेश की पब्लिक के मन में चल रहा है। और आप सबसे अनुरोध है कि अपनी जगह पर बैठे रहिए, क्योंकि हमारा अगला सत्र बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। डिबेट शो आप सब लोगों को पसंद ही होगा, और खास तौर से अगर देश के सबसे नंबर 1 डिबेट शो की बात की जाए, आर पार।